Assalamualaikum. So here we are to start our class. बच्चे भी तकरीबन सब आ गए। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की थी और उसका फॉर्मूला बहुत अहम बात ये Q और W के साइन प्लस कब लेने हैं और माइनस कब लेने हैं, ये उस सवाल की आखिरी चीज हमने की थी और आपसे कहा था कि ये हमारे काम आएगी अब हमारे न्यूमेरिकल्स में। बड़े सिंपल और छोटे से सवाल आते हैं, सिर्फ इस बात की आदत कि क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करें, ये हिसाब समझें सवाल को, इंग्लिश को समझें कि हीट सिस्टम में एब्जॉर्ब हुई है या में इवॉल्व हुई है, वर्क सिस्टम ने किया है या वर्क सराउंड किया है। अगर सिस्टम ने किया है, वर्क बाय सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम है तो माइनस, यही हमने कल कहा था। और अब आप देखिए सिंपल से क्वेश्चंस बुक के पहले करते हैं और यही सिंपल सबसे अहम बात ये कि एग्जाम में भी मोस्टली यही क्वेश्चन एज इट इज आए हैं और कभी कभी वैल्यू भी सेम रही है और कभी कभी थोड़ी सी वैल्यू चेंज की है। तो देखते हैं, 3 क्वेश्चन है ये। ओके तो पेज 163 क्वेश्चन 6B है और क्या है सवाल में बात, in a certain process 848 joule of heat is absorbed by a system while 394 joule of work is done on the system. What is the change in the internal energy for the process? तो मैंने जैसे कहा था, द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप तसल्ली और सुकून के साथ इसे पढ़ेंगे और फिर फैसला करेंगे कि इसका क्या मतलब है। देखिए, आपने कहा, लिखा है सवाल में, इन अ सर्टेन प्रोसेस 848 जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय ए सिस्टम। बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि Q चूंकि सिस्टम में एब्सॉर्ब हो रहा है तो ये प्लस में है, 848 जूल। डेटा बना दिया। फिर बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि 394 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम। देख भी लीजिए, मैंने भी शुरू में भी बता दिया था, जो कल हमने लिखा है ऑन दी सिस्टम में वर्क नेगेटिव होता है, तो W इज इक्वल्स टू -394 जूल।
बस ये है बात, न्यूमेरिकल खत्म, समझे। बस ये डाटा से ही बन गया, फिर कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि अब क्या निकालना है, आपने साफ लिखा है, हमने निकालना है डेल्टा ई। फॉर्मूला क्या है? इससे ज्यादा फर्स्ट ईयर का तो लेवल ही नहीं लग रहा, ये फॉर्मूला है जनाब, Q इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस W। तो फिर डेल्टा ई क्या होगा? इट शुड बी Q माइनस W। वैल्यूज ऊपर दी हुई हैं, 848 Q है, प्लस में है, लिख दें, और माइनस, अब W की वैल्यू माइनस में है 394, माइनस 394, तो अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1242 जूल। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि इज दैट वर्क फॉर 4 मार्क्स? इसे भी नहीं लगता है। सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस ये है, और इसमें गलतियां होती हैं, बच्चे अगर सवाल गौर से ना पढ़ें, भूल जाएं कि सिस्टम पर वर्क हो, ऑन द सिस्टम है तो माइनस है या प्लस, साइन गलत लगा दी, जवाब गलत, 0 नंबर। लेकिन अगर सही तरह से पढ़ें और सही करें तो ये मुफ्त के 4 नंबर हैं। और ये भी मैं बता दूं, चूंकि पेपर, अब जाहिर सी बात है, इस किताब को 30 साल हो गए हैं, इसमें 30 पेपर बने, तो हर बात कई कई दफा हो चुकी है। तो मोस्टली ये सवाल आया है 4 मार्क्स का, और कभी कभी ये एमसीक्यूज में दिया है सिर्फ 1 नंबर का। सारे काम किए हैं इन्होंने इसके साथ, क्योंकि बहरहाल है तो कोई खास काम नहीं है, तो एमसीक्यूज में दे दें, जब ये वर्किंग आप रफ में करें और बस लिख दें आंसर। तो अभी आपकी किस्मत है भाई, वो आपको 4 मार्क्स में दे या 1 मार्क्स में, लेकिन ये दोनों तरीकों से बहुत दफा आया है सवाल। तो बहरहाल अभी ये एक है, इस तरह के 3 क्वेश्चन है, ताकि अच्छी से प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये मैंने इसलिए किया कि अब मेरा दिल ये है कि मैं जो दूसरा लिखूं तो वो सब आप करने की कोशिश करें। तो ये है 7A। अब दूसरा क्वेश्चन इसी पेज पर है, 7A, और ये है इफ 1800 calories of heat is added to a system while system does work equivalent to 2800 calories by expanding against the surrounding. What is the value of delta E for the system? सेम लैंग्वेज है, Q दिया है, W दिया है, डेल्टा E पूछा है। बस फर्क ये है कि अब आप सवाल पढ़कर ये हिसाब लगाएं कि अब की दफा जो Q और W दिया है तो उनके साइन प्लस किसका है और माइनस किसका है। दैट्स इट, नंबर 1। नंबर 2, यूनिट्स दिए हैं कैलोरीज पे, तो एनर्जी का यूनिट जूल भी होता है, कैलोरीज भी होता है। चूंकि यहाँ उन्होंने कैलोरीज में दिया, आंसर भी आप कैलोरीज में निकालेंगे, तो यूनिट कन्वर्जन की इसमें कोई टेंशन नहीं डालनी है। तो अब सवाल पढ़िए, सॉल्व कीजिए, हैंड रेस कीजिए और मुझे जवाब बताइए।
तो नोमान हारिस बता रहे हैं जवाब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर आंसर है -1000 कैलोरीज। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। तो अब ये जवाब हमें फौरन मिला और लोगों ने भी हाथ उठाए थे, होपफुली वो भी यही जवाब लाए हों। तो शो भी कर देता हूं। जब आपने लिखा कि 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू ए सिस्टम, इसका मतलब है सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की या ऐड की। तो एक दफा फिर जो हमारा Q था उसका साइन था प्लस, और फिर while system does work equivalent to 2800 कैलोरीज, तो सिस्टम ने काम किया है, तो इसका मतलब है दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। और इसमें एक और उन्होंने निशानी दे दी, एक्सपेंडिंग अगेंस्ट द सराउंडिंग, यानी सिस्टम एक्सपेंड हुआ, उसका पिस्टन ऊपर गया होगा तभी तो सिस्टम एक्सपेंड होगा। तो इसका मतलब है यहाँ W भी पॉजिटिव था, प्लस 2800। तो अब हम डेल्टा ई निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, यूनिट्स की टेंशन नहीं है, यानी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q माइनस W। तो अब Q मेरे पास है 1800, W है 2800, और जब आंसर निकलेगा तो -1000 कैलोरीज। अब एक वजाहत बहरहाल मैं कर दूं, क्योंकि यहाँ जरूरत तो कहीं नहीं थी यूनिट कन्वर्जन की, लेकिन ये 2 यूनिट आए हैं तो एक दफा ब्लैंक्स में ये पूछा गया था इन दोनों का आपस में रिश्ता क्या है। तो वो रिश्ता भी आप अपने पास लिख लें ताकि याद रहे। 1 कैलोरीज इज इक्वल्स टू 4.18 जूल, जिसको राउंड ऑफ करके 4.2 जूल भी लिखते हैं, तो दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। 4.18 एग्जैक्ट या 4.2 जो भी लिख दें चलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसी तरह का एक तीसरा सवाल है, सेम सिचुएशन होगी, Q और E, W दिया हुआ होगा और डेल्टा E आपने निकालना है, लेकिन वही बात है इस दफा साइन में कोई और कॉम्बिनेशन होगा। तो अब आपके ऊपर है कि इसी तरह जितनी क्विक तरीके से अभी आपने किया था ऐसे ही अगर आप मुझे बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो सेम पेज और क्वेश्चन ये है 7B, और ये है इन a certain process (500 joule of work is done on a system which gives off 200 joules of heat. What is the value of delta E for the process? अब आपको अंदाजा हो रहा है सेम लैंग्वेज है और उसमें वही चीजें गिवन है और वही रिक्वायर्ड है, सिर्फ साइन का हिसाब किताब लगा लिया जाए तो कोई इशू नहीं है, जो मेरे ख्याल में बहुत तेजी से लगा लिया गया है। फौरन हाथ खड़े हुए हैं। मुस्तफा नासिर, प्लीज बेटा बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर डेल्टा E इज इक्वल टू 300। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो शो भी कर देते हैं अभी। अगर आप देखें तो इसमें लिखा है 500 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम। इसका मतलब है W हमें दिया गया है माइनस में, क्योंकि सिस्टम पर हो रहा है, और Q के लिए साफ लिखा है विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट, जिसकी वजह से 200 जूल ऑफ हीट सिस्टम से बाहर निकल गई, गिव्स ऑफ बाहर चली गई, तो ये भी माइनस में है, तो इस दफा दोनों ही माइनस में है और डेल्टा ई निकालना है।
तो फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। तो ये डेल्टा E हो गया Q माइनस W। Q माइनस 200 है, माइनस W माइनस 500 है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर आ गया प्लस 300 या सिर्फ 300, जैसा कि हमें बताया गया। बिल्कुल ऐसे ही था। तो अभी आपके 3 इंतहाई आसान आसान से सवाल हो गए, और उससे आपको एक तरह से हमने 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन किए। कभी एक चीज को प्लस किया, कभी दूसरी को, और कभी एक को माइनस किया, कभी दूसरे को। तो ये 3 कॉम्बिनेशन करके 3 पॉसिबल सिचुएशंस आपके सामने रखी गई, और आपको भी अंदाजा हो गया कि यस, केयरफुली, सिर्फ घबराए बगैर क्वेश्चन रीड करें। वो ऐसी कोई मुश्किल अंग्रेजी नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो ओवरलुक कर जाते हैं, इस वजह से गलती होती है। तो ये एक सिंपल काम हो गया। तो अब हमारे सामने जनाब इस फॉर्मूले की कहानी पूरी हुई। ये हमने ड्राइव किया और फिर इसको यूज भी कर लिया। अब हमें जो चीज जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने की अब जरूरत है वो है ये W। अब हम इस W पर बात करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि ये जो वर्क सिस्टम करता है ये किस पे डिपेंड करता है। तो एक छोटी सी डेरिवेशन करके हम साबित करेंगे कि ये वर्क डिपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम पर, इसलिए इसे कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो एक छोटी सी डेरिवेशन करके इस वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, उससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला और क्लियर हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन अब देखते हैं, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट भी है, पूछी जाती है 4 मार्क्स के लिए। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब इस डेरिवेशन को करने के लिए, क्योंकि ये उसी फॉर्मूले से जो थर्मोडायनेमिक्स का हमने ड्राइव किया है, उसी की एक समझे मजीद वजाहत है, तो वही सिस्टम लेते हैं जिससे ये ड्राइव किया था फॉर्मूला। तो वो सिस्टम क्या था आपको याद भी आ जाएगा। कंसीडर ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल गैस placed in cylinder with conducting base and non-conducting walls. So consider a system consists of an ideal gas placed in cylinder with conducting base and non-conducting walls, also provided with movable and frictionless piston। सेम लाइन है, वो वहां पे भी यही सिस्टम हमने सपोज किया था, विच इज एन इमेजिनरी सिस्टम, क्योंकि इसमें आइडियल गैस है, इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग वॉल्स का तस्करा है, इसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो वही सिस्टम हमने दबा दिया। बस अब चूंकि काम डिफरेंट है, पिछली दफा एनर्जी का हिसाब लगाना था, तो हमने अपने सिस्टम की स्टेट, जिस स्टेट फंक्शन से डिफाइन की थी, वो थी इंटरनल एनर्जी। अब मामला है वर्क निकालने का, वो वर्क जिसमें पिस्टन मूवमेंट इन्वॉल्व है। पिस्टन जिस जगह था उससे ऊपर हो गया, यानी पिस्टन जिस हाइट पर था उससे ज्यादा हाइट पर हो गया। सिस्टम का वॉल्यूम जितना था वो वॉल्यूम बढ़ गया। तो अब उन चीजों का तस्करा किया जाए जिसका ताल्लुक हाइट से, वॉल्यूम से और सिस्टम की मूवमेंट से है। ठीक है ना। तो देखिए हम कैसे अब अपनी सिचुएशन बनाते हैं। हमने कहा लेट इनिशियल height of the system H1। फर्ज कर लेते हैं हमारे पिस्टन की इनिशियल हाइट H1 है, एरिया
of cross section of cylinder, जिस सिलेंडर पर ये पिस्टन लगा हुआ है वो सिलेंडर की गोलाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कि वो गोलाई कितनी, यानी सर्कुलर अंदाज में कितना एरिया कवर कर रहा है, उसका हमने रख दिया ए। ऐसा इसलिए किया कि मैंने अभी अभी आपसे कहा है कि जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम का फॉर्मूला बचपन से आप सुनते पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ये भी याद है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो एरिया होता है। इसका मतलब है अगर एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का है ए, और उस सिलेंडर की जो पिस्टन की हाइट है वो है h1। तो फिर आप बड़े मजे से ये बात यहाँ लिख सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, इसका सिंबल बना दिया V1 और इसकी वैल्यू बन गई AH1, एरिया इनटू हाइट, इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। और ये जो सिचुएशन है इसे एक डायग्राम के जरिए भी शो कर देते हैं, जरा और अच्छी तरह से हमें नजर आ जाएगी बात। तो ये है मेरा सिलेंडर, और ये जो गोलाई मैंने बनाई है ये गोल सिलेंडर है, तो इसका एरिया A है, और जो इसका पिस्टन था ये आ गया, और इसकी ऊंचाई ये है h1 इनिशियली, और जो वॉल्यूम है इस पूरे सिलेंडर का वो है V1। ये है इनिशियल सिचुएशन, ठीक है ना। अब हमने अपने सिस्टम को हीट किया, वही Q अमाउंट ऑफ हीट दी, उसी से तो वर्क हुआ था, उससे इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई थी। लेकिन अब चूंकि यहाँ इंटरनल एनर्जी का कोई काम नहीं है, हमें तो सिर्फ W वाले हिस्से में बात करनी है, इसलिए हम उसे इग्नोर मारेंगे। हम कहेंगे हमने सिस्टम को हीट दी, उससे ये पिस्टन ऊपर हुआ, उसकी हाइट जो पहले h1 थी उससे ज्यादा हो गई है, वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया है। तो अब हम वर्क निकाल कर दिखाएंगे आपको। तो सपोज Q amount of heat enters the system from surroundings and it perform W amount of work by moving piston up to new height. You know, so suppose Q amount of heat enters the system from surroundings and it performs W amount of work by moving piston up to new height. तो अब हम इसके बारे में बात कर लें। फाइनल हाइट ऑफ सिस्टम इज h2। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही रहेगा, उसमें तो कोई तब्दीली नहीं आई है। तो वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ इस सिस्टम लिख देता हूं फिर मैं, ये होगा फाइनल हाइट ऑफ पिस्टन। और फाइनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज V2, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा AH2। एरिया तो वही है, नई हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, नया वॉल्यूम हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। और हम इसको भी डायग्राम की मदद से पूरा शो कर दें। ये डायग्राम अब तक जो बात मैंने कही है उस पूरी बात को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगी। So when you are driving this particular derivation, this diagram is very important. पहले हाइट थी ये,
अब ये पिस्टन थोड़ा सा पहले के मुकाबले में ऊंचा हो गया है। ठीक है ना। अच्छा, ये वही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसा क्यों हुआ कि पिस्टन ऊपर हुआ? क्योंकि हमने इसे हीट किया है और Q अमाउंट ऑफ हीट इसमें दाखिल की है। तो ये पहले इसकी हाइट थी H1, अब इसकी नई हाइट हो गई है H2, और जो डिस्टेंस इस पिस्टन ने ट्रेवल किया है वो नजर आ रहा है H2 माइनस H1। पहले इसका वॉल्यूम था V1, अब इसका वॉल्यूम हो गया है V2। ठीक है ना। तो अब आप निकालना चाहेंगे वर्क। सारा सिचुएशन आपने डिस्क्राइब कर दी, अब वर्क निकालेंगे। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला? फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ये वही वर्क है जिसका तस्करा आप फिजिक्स में करते हैं, जिसके लिए आप ये कहते हैं कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो नजर आ रही है डायग्राम में कि पिस्टन ने जो डिस्प्लेसमेंट तय की है वो है H2 माइनस H1। और अब फोर्स कहाँ से आएगी ये हम अभी कर लेते हैं काम। तो इसी डायग्राम को रेफर करेंगे और ये जो पिस्टन के ऊपर होने से वर्क हुआ है वो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ वर्क, तो डेफिनेशन ऑफ वर्क के मुताबिक W बराबर है F डॉट डी। अब सिंस डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? डायग्राम से नजर आ रहा है H2 माइनस H1 के। फोर्स किसके बराबर है? जी फोर्स बराबर है प्रेशर टाइम्स एरिया के। सर ये कहाँ से आ गई? तो हम आपको फौरन याद दिलाएंगे कि प्रेशर की डेफिनेशन थी फोर्स अपॉन एरिया, तो फिर फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो अब अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दूं, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 तो पीछे हो चुकी। तो पुट इन 3, तो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स PA और डिस्प्लेसमेंट H2 माइनस H1। अब अगर मैं सिर्फ प्रेशर को बाहर ही रखूं, एरिया H2 और H1 दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको फौरन नजर आ रहा है कि AH1 बराबर है V1 के, इक्वेशन 1 के मुताबिक, और AH2 बराबर है V2 के, इक्वेशन 2 के मुताबिक। ये आपको दीदार करा दूं, ये रहा इक्वेशन 1 V1 इजिकल्स टू AH1, और ये रही इक्वेशन 2 V2 इजिकल्स टू AH2। तो अब मैं AH1 की जगह V1 और AH2 की जगह V2 लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन बन जाएगी W इज इक्वल्स टू P टाइम्स V2 माइनस V1, और हम सबको पता है V2 माइनस V1 का मतलब हो गया चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डेल्टा V। देख लिया आपने कि W की वैल्यू प्रेशर टाइम्स चेंज इन वॉल्यूम है, यानी उसमें प्रेशर और वॉल्यूम आ रहा है, इसीलिए इस वर्क को प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहा गया था। सो अबव इक्वेशन gives the relation for pressure volume work। अब हमने कहा कि हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q बराबर है डेल्टा E प्लस W। तो अब W की वैल्यू आपने ड्राइव कर ली P डेल्टा V,
तो अब ये पूरा फॉर्मूला क्या हो गया, ये पूरा फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। ये समझिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इनकम्प्लीट तो खैर पहले भी नहीं था, मजीद इसमें और बेहतरी आ गई। तो अब हमें पता चला कि जब कोई चीज, कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व करता है तो वो बुनियादी तौर पर तीन चीजों पर या तीन स्टेट फंक्शंस पर डिपेंड करता है। एक इंटरनल एनर्जी, और अब नई जो दो चीजें आ गई वो है प्रेशर और वॉल्यूम। तो दैट कंप्लीट्स द एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इम्तिहान में सवाल आता है स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम वही साइन कन्वेंशन तक लिखते हैं। अगर उस सवाल के साथ ये भी याद चीज लिखी हुई हो कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तब ये किया जाएगा। जब खासतौर पर वर्क को ड्राइव करने के लिए कहा जाए तभी हम ये करते हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद दिस एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तो मैंने आपसे कहा इस चैप्टर में पढ़ना अभी और भी है, और वो अब ये है कि हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस करते हैं। एप्लीकेशंस का क्या मतलब है, यही फॉर्मूला जो इस वक्त जगमगा रहा है, इसमें अब टोटल 4 खिलाड़ी हैं। Q यानी कि हीट, E यानी कि इंटरनल एनर्जी, P यानी कि प्रेशर, और V यानी कि वॉल्यूम। अब इन 4 वेरिएबल्स को या इन 4 क्वांटिटीज को अब हम इस्तेमाल करेंगे अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की टोटल 4 एप्लीकेशंस बनती हैं, 4 मुख्तलिफ सिचुएशंस पर हम इसे अप्लाई करते हैं। वो 4 सिचुएशंस बड़ी सिंपल अंदाज से समझी जा सकती हैं। उसमें हर एक में हम किसी एक चीज को फिक्स कर देते हैं। मसलन एक एप्लीकेशन होगी कि अगर एक सिस्टम में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे अप्लाई होगा। एक होगा कि प्रेशर कांस्टेंट कर दें, एक होगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें यानी इंटरनल एनर्जी, एक होगा कि हीट जीरो कर दें। तो ये 4 अलग अलग सिस्टम बनते हैं, 4 अलग अलग एप्लीकेशंस बनती हैं। अगर हम सिस्टम की हीट जीरो कर दें तो उसे एडियाबैटिक कहते हैं। अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें उसे आइसोथर्मल कहते हैं। अगर हम सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट कर दें उसे आइसोबैरिक कहते हैं, और वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें उसे आइसोकोरिक कहते हैं। नामों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहली खुशखबरी यह है कि सेकेंड ईयर में जब आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में, तो ये चारों एप्लीकेशन करेंगे और इन्हीं नामों के साथ करेंगे, उस वक्त देखी जाएगी। अभी केमिस्ट्री वालों को 4 नहीं, इसकी 2 एप्लीकेशंस करानी है। एक वो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो और एक वो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। उन्हें आइसोबैरिक कहते हैं प्रेशर वाले को, और आइसोकोरिक कहते हैं वॉल्यूम वाले को। तो अब वो छोटी छोटी सी 2 डेरिवेशंस हैं एप्लीकेशंस के नाम से, जो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की करेंगे। दैट वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट टास्क। ठीक हो गई बात। तो यहाँ तक जो कुछ हमने किया है इसकी सारी स्लाइड्स आपसे शेयर हो रही हैं, और अब एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ हम आपको नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।